हेलो बच्चों। तो आज हम हमारा पार्ट सेकंड में पढ़ने वाले हैं प्रबंध की प्रकृति के बारे में। प्रबंध की तीन प्रकृति है। प्रबंध एक कला है, प्रबंध एक विज्ञान है और प्रबंध एक पेशा है। अभी तक आपने अगर हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर फर्स्ट वीडियो देखिए। उसमें हमने प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध की विशेषता, प्रबंध के महत्व, इनके बारे में अच्छे से समझा था। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध की प्रकृति के रूप में। प्रबंध की तीन प्रकृति है। प्रबंध एक कला भी है, प्रबंध एक विज्ञान भी है, प्रबंध एक पेशा भी है। अब हम इन तीनों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है प्रबंध एक कला है। तो हमने सबसे पहले कला को जानना है कि कला क्या होती है। कला में हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान होगा, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उसका उपयोग होगा, रचनात्मकता और व्यवहार पर आधारित होगी कला। जैसे कला के कुछ ना कुछ पहले से ही सिद्धांत जरूर होंगे, पहले से कुछ ना कुछ उसके सिद्धांत होंगे। कुछ विशेषज्ञों ने समय समय पर उसके कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया होगा। जैसे संगीत के कुछ सिद्धांत, नृत्य के कुछ सिद्धांत, भाषण के कुछ सिद्धांत, ये पहले से ही सैद्धांतिक ज्ञान का कुछ ना कुछ होना जरूरी है। दूसरा आता है प्रबंध का हमेशा उपयोग जो होता है कला का योग्यता अनुसार होता है। व्यक्तिगत, जैसे ये है इसकी अलग योग्यता होगी, इसकी कुछ अलग योग्यता होगी। तो मान लो ये दोनों ही नृत्य करते हैं, परंतु इसका अलग करने से तरीका अलग होगा, इसका अलग होगा। यानी कि प्रबंध मूलभूत ज्ञान का उपयोग व्यक्ति से व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। नृत्य ये भी कर रही है और ये भी कर रहा है, परंतु इनको करने का तरीका व्यक्तिगत पर पड़ता है। आगे हम रचनात्मकता और व्यवहार पर। कला हमेशा रचनात्मक और व्यवहार पर आधारित होती है। हम जानते हैं कि संगीत के 7 सुर होते हैं और सातों को कैसे कैसे प्रदर्शित करना है वो इनकी रचनात्मकता पर आधारित होता है। इनकी क्या क्रिएटिविटी से यूज करें इन 7 सुरों का, वो अलग अलग होता है। तो हमने कला की 3 विशेषता पढ़ी। सैद्धांतिक ज्ञान का होना, व्यक्तिगत उसका उपयोग, तीसरा हमने पढ़ा व्यवहार और रचनात्मक पर आधारित होती है। अब देखना, प्रबंध एक कला है क्योंकि ये जो अपन ने विशेषता पढ़ी है ना, वो सबके सब कहाँ मिलेगी, अपन को प्रबंध के अंदर भी मिलेगी। जैसे प्रबंध अन्य कलाएं जैसे नृत्य, चित्रकारी, संगीत, इन व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है। ये तीनों भी व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है और हमारा प्रबंध भी व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है। यानी कि पहली विशेषता जो कला की है वो प्रबंध में भी है। दूसरा, अन्य कलाओं के भांति प्रबंध भी जो होता है अभ्यास से, प्रैक्टिस के थ्रू, प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो उसमें दक्षता प्राप्त कर लोगे। वैसे ही प्रबंध में भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको दक्षता प्राप्त हो जाएगी। अन्य कलाओं की भांति प्रबंध भी रचनात्मकता पर आधारित होता है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता पर आधारित होता है। तो प्रबंध की जो हमने कला की 3 विशेषता पढ़ी थी वो के वो प्रबंध में भी लागू है। इसलिए प्रबंध को क्या कहा गया है, कला कहा गया है। आपसे पूछे प्रबंध कला है, हाँ है, क्योंकि जो कला की विशेषता है वो सारी की सारी कहाँ मौजूद है, प्रबंध में मौजूद है। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध एक विज्ञान है। तो सबसे पहले हम विज्ञान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। विज्ञान हमेशा ज्ञान का क्रमबद्ध समूह होता है। हमेशा सीक्वेंस वाइज ज्ञान को हम अर्जित करते हैं साइंस में। और साइंस में विज्ञान के जो नियम होते हैं वो कारण और परिणाम पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सेब पेड़ से नीचे गिरा है तो नीचे क्यों गिरा है, क्योंकि कौन सा नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो यह क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होता है। यह कारण और परिणाम बताता है कि अगर ये करोगे तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा। कारण और परिणाम पर आधारित है। हमेशा साइंस के नियम जो होते हैं परीक्षण पर आधारित होते हैं और इसकी वैधता जो होती है वो सार्वभौमिक होती है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम भारत में है वो नियम यूएसए में भी है, वो नियम जापान में भी है, सब जगह सेम नियम होंगे। इसलिए उसको क्या बोला है, इसके नियम को सार्वभौमिक कहा गया है।
अब प्रबंध विज्ञान है या नहीं है, हम इसकी विशेषताओं को प्रबंध से कनेक्ट करके देखेंगे। प्रबंध एक विज्ञान है या नहीं है, क्योंकि कुछ ही विशेषताओं को धारण कर रहा है और कुछ को नहीं कर रहा है। कुछ विशेषता को तो कर रहा है और कुछ विशेषताओं को नहीं कर रहा। जैसे प्रबंध में ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होता है। प्रबंध के सिद्धांत भी, नियम होते हैं। जैसे साइंस के कुछ नियम है, वैसे ही प्रबंध के भी कुछ नियम है। तीसरा, प्रबंध के जो नियम है वो प्रतिपादित किए गए और कारण और परिणाम पर लागू होते हैं। ये सारी साइंस की विशेषता थी, ये एप्लीकेबल प्रबंध में भी है। परंतु एक विशेषता है जो लागू नहीं होती है। प्रबंध के नियम जो होते हैं ना, वो सार्वभौमिक नहीं होते हैं, जबकि साइंस के जो नियम वगैरह होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, प्रबंध के नहीं होते हैं। इसलिए प्रबंध को शुद्ध विज्ञान नहीं कहते हैं। उसको कौन से विज्ञान कहते हैं? विशुद्ध विज्ञान कहते हैं। प्योर नहीं होते हैं साइंस के जो प्रबंध को, इसलिए विशुद्ध नहीं कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में प्रबंध को इसलिए नहीं रखा गया है, उसको इन एग्जिट साइंस की श्रेणी में रखा गया है, अयर्थ विज्ञान के रूप में रखा गया है। तो प्रबंध आपसे पूछे विज्ञान है या नहीं है, तो प्रबंध एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, उसको अयर्थ विज्ञान के रूप में रखा गया है, इन एग्जिट साइंस बोला गया है, क्योंकि प्रबंध में सार्वभौमिक वाला गुण नहीं मिलता। प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है, अयर्थ विज्ञान है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रबंध एक पेशे के रूप में। तो पेशे में क्या होती है? भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह होता है। जैसे पेशा क्या होता है? एक शिक्षक हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक वकील। ये सारे क्या होते हैं? पेशे होते हैं जो अपने उपभोक्ताओं को सेवाएं देते हैं। ये परिभाषित ज्ञान का समूह होता है। जैसे डॉक्टर को मेडिकल का ज्ञान है, वकील को वकालत से संबंधित ज्ञान है, शिक्षक को कैसे पढ़ाना है उसका ज्ञान है। तो ये परिभाषित ज्ञान का समूह होता है। दूसरा, पेशे की क्या विशेषता है? इनकी कुछ परिषदें होती है, इनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे भारत में वकालत के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसी तरह इनको क्या करते हैं? इनके कार्यों का ये नियमन और नियंत्रित करते हैं। वकालत करने से पहले आपको इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो वकालत से संबंधित नियम और नियंत्रण बनाती है। तो इनकी कुछ परिषदें होती है। तीसरा, इनकी कुछ नैतिक आचार संहिता भी होती है, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे बोलते हैं। काफी सारे इनके नियम उपनियम होते हैं जिसे अपन आचार संहिता कहते हैं। इनमें जो प्रवेश होता है अवरोहित प्रवेश होता है। मान लो आज मैं डॉक्टर हूं, एक दिन मैं अपने क्लिनिक पर नहीं गया, तो उसकी जगह क्या मेरा भाई बैठ सकता है क्या? नहीं। उसको उस जगह पर बैठने के लिए उसकी परीक्षा पास करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग पास करनी पड़ेगी, फिर वो उस जगह पर बैठ सकता है। तो यहाँ पर प्रवेश कैसा हो गया? अवरोधित। जबकि आपके पापा की दुकान पे पापा नहीं गए तो आप जा सकते हो, परंतु पेशे में ऐसा नहीं होता। पेशे में अवरोधित प्रवेश होता है। जैसे देखो, सीए बनना है तो सीए की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उस द्वारा आयोजित परीक्षा में एक विशेष अंक लाना पड़ेगा, तभी अगर आप सीए बन पाओगे। तो प्रवेश कैसा होगा? अवरोधित प्रवेश होगा और उद्देश्य सेवा का होता है। अब प्रबंध एक पेशा है या नहीं है, प्रबंध में दोनों की विशेषताओं को जोड़कर देखेंगे। देखो, प्रबंध क्या करता है? पेशे की पूर्ण विशेषताओं को पूरा नहीं करता। जैसे कौन सी विशेषता को पूरा नहीं करता? पहला, पेशे में थी अवरोधित प्रवेश था। हर कोई, जैसे मैंने आपको बताया था, आप डॉक्टर हो तो उसकी जगह मैं बैठ सकता हूं क्या? नहीं। जबकि मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट में कोई भी कैसे भी बैठ सकता है। 10वीं पास वाला भी मैनेजमेंट कर सकता है, 12वीं वाला भी कर सकता है, तो उसको प्रवेश अवरोधित नहीं है। यानी कि मैनेजमेंट में, प्रबंध में ये विशेषता तो नहीं लागू हो रही है। अगली, भारत में काफी संगठन बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, उनकी कुछ परिषदें होती है, उनका सदस्य बनना पड़ता है। जबकि प्रबंध में भी कुछ बनी भी है, परंतु इनमें कोई दबाव नहीं कि आप उसका सदस्य बनो ही बनो, यानी ये विशेषता भी नहीं लगती। केवल एक ही विशेषता लगती है, वो है क्रमबद्ध ज्ञान का समूह। तो इसलिए प्रबंध एक पूर्ण पेशा नहीं है। प्रबंध क्या नहीं है? पूर्ण पेशा नहीं है।
तो हमने अभी तक पढ़ा प्रबंध एक कला है, विज्ञान है या पेशा है। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध के स्तर। प्रबंध के जो लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। एक सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल, उसके नीचे होता है मिडिल लेवल और सबसे नीचे होता है लोअर लेवल। इसको अपन उच्च स्तर बोलेंगे, इसको मध्यम स्तर बोलेंगे और इसको निम्न स्तर बोलेंगे। निम्न स्तर को परिवेशक स्तर भी बोलते हैं, ठीक है ना, परिवेशनीय स्तर। तो 3 स्तर होते हैं प्रबंध के। सबसे ऊपर में कौन कौन आएगा याद रखना, कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के प्रेसिडेंट। ये सब कहां पर आएंगे, कंपनी के टॉप लेवल पे आएंगे। कौन कौन आएगा, कंपनी के सीईओ, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के कौन आएगा और कंपनी का चेयरमैन। ये सब कहां पर आएंगे, टॉप लेवल पर आएंगे। मिडिल लेवल पे क्या आएंगे, मिडिल लेवल पे मैनेजर आएगा। कौन आएगा, मैनेजर आएगा। मैनेजर कौन कौन सा, चाहे सेल्स मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर हो, परचेज मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, ये सब कहां पर आएंगे, मिडिल लेवल पे आएंगे। अब लोअर लेवल को अपन ऑपरेशन लेवल भी बोलते हैं। इसमें कौन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी रहता है सुपरवाइजर या उसको बोल सकते हैं फॉरमैन। क्लर्क भी यहाँ आएगा, इंस्पेक्टर भी यहीं आएगा। ये सब कौन आएगा, लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल पे आएगा। इन तीनों की विस्तृत चर्चा हम पढ़ेंगे कि इनके कार्य क्या हैं और ये इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो सबसे पहले आता है उच्च स्तरीय यानी टॉप लेवल। इसमें मैंने पढ़ाया था चेयरमैन, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी का सीईओ, कंपनी के प्रधान, कंपनी के उप प्रधान, कंपनी का चेयरमैन। ये सब कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये कंपनी की क्या करते हैं, इनके कार्य आपसे पूछे 2 कार्य बताइए, तो नीतियां बनाना, लक्ष्यों का निर्धारण करना और जितना भी संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन का उत्तरदायी होता है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन अगर ये संगठन फेल होता है, किसी भी उद्देश्य से हानि में जाता है, तो किसका उत्तरदायी होंगे, टॉप लेवल उत्तरदायी होंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारा मध्यम स्तर। मध्यम स्तर यानी मिडल। तो सबसे पहले ये याद रखना है, ये लोअर लेवल और ये टॉप लेवल, इनके बीच की कड़ी होता है। ये क्या होता है, इन दोनों के बीच की कड़ी। ये इन दोनों के बीच की कड़ी होता है। इनमें सामान्यतः कौन आता है, मैंने आपको बताया था, जितने भी मैनेजर होंगे वो सब यहाँ पर आएंगे। ये क्या काम करते हैं, पहला जो उन्होंने योजना बनाई थी, टॉप लेवल क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। ये इनकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, क्योंकि इनको लोअर लेवल को बताना है ना। ये मिडिल लेवल इसको बताएगा कि हाँ ये कार्य है, ये योजना है, अपन को इस तरह से काम करना है। अब ये क्या करेंगे, पर्याप्त विभाग के लिए पर्याप्त कर्मचारी को सुनिश्चित करेंगे। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी होंगे वगैरह, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, कितने कितने कर्मचारी काम करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। ये कार्यों को सौंपते भी हैं। ये सब काम कौन करता है, मिडिल लेवल। अब बात करते हैं लोअर लेवल। किसकी बात करेंगे, लोअर लेवल की बात करेंगे। क्या लिखोगे इसकी जगह, लोअर लेवल। ये सबसे नीचे का होता है, इसलिए इसको अंतिम पंक्ति भी बोलते हैं, परिचालन भी बोलते हैं, निम्न स्तर भी बोलते हैं। इनमें कौन कौन आएगा, प्लांट का सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, परिवेशक, ये सब कहां पर आएंगे, लोअर लेवल पर आएंगे। लोअर लेवल बोलो, अंतिम लेवल बोलो, परिचालन लेवल बोलो, एक ही बात है। ये क्या काम करते हैं याद रखना, ये कर्मचारी जो श्रमिक होंगे उनको कार्य सौंपेंगे। बात समझना, सबसे नीचे होते हैं श्रमिक, इनके ऊपर होता है सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर मिडिल लेवल से काम लेगा और फिर आगे इनको देगा, ठीक है ना, इन सबको काम देगा, उनको ट्रेनिंग भी देगा और ये प्लांट को कंट्रोल भी करेगा। प्लांट प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कर्मचारी से प्रत्येक संपर्क करते हैं। इनके कार्य भी याद रखना, टॉप लेवल के भी कार्य रखना। टॉप लेवल नीतियां वगैरह बनाता है, मिडिल लेवल क्या करता है, नीतियों को क्या करता है, व्याख्या करता है। लोअर लेवल जो होता है वो क्या करता है, कार्य को सौंपता है और निगरानी रखता है, नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये हमने 3 लेवल्स प्रबंध के पढ़े।